देखे तो लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, जो हेलो जो क्वेश्चन दिए थे उसको आप मिला लीजिए। देखिए इतना तक हमने बता दिया था आपको। इसमें p का मान 2 है, b का मान 1, तो h बराबर √5 हो जाएगा। देखिए रेंज का फॉर्मूला अप्लाई किए। पहला क्वेश्चन में आपको प्रक्षेप वेग निकालना है, मतलब यू निकालना है। तो आप जानते हैं रेंज में आपका u² sin 2θ/g आता है, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। रेंज का वैल्यू 1/2 पुट कर लिए, ये g का वैल्यू 10 हो गया। चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई किए sin 2θ का, तो 2 sin θ का मान p/h b/h। तो p का वैल्यू आप यहाँ से 2 उठा लेंगे, तो ये गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा u², और इंटू में 4 बटा में कितना हो गया 5, ये उधर चला जाएगा। तो u² बराबर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखिए ये 5 इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, ये जो 5 है ना ये 5 हो जाएगा। तो अभी सही है आपका। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये कितना हो जाएगा 5, तो u² बराबर 25/4, तो u बराबर हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा नंबर सब लोग बताइए क्या होगा। दूसरा नंबर क्या निकालना है? प्रक्षेपण कोण अगर चाहिए तो tan थीटा बराबर ऑलरेडी 2 आया, तो प्रक्षेपण कोण आपका हो जाएगा
प्रक्षेपण कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 2। एक आंसर ये हो गया। तीसरा परास, परास मतलब r, ये ऑलरेडी 1/2 मीटर आ गया है, ये एक आंसर हो गया, यानी h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर का वैल्यू 25/4, 25/4 गुना साइन थीटा का वैल्यू 2/√5, तो 2/√5 का स्क्वायर करिएगा, और उसके बाद 2 और g का मान 10, 4 से 4 खत्म, 25, 5 दूना 10, 1/4 मीटर, ये आंसर हो गया है। उड़ान काल 5 नंबर टी, तो 2u बाई जी, 2u का मान 5/2 साइन थीटा नीचे 10, 2/√5 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 1/√5 सेकेंड। 6 नंबर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तब v मतलब u cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा तो 0 हो जाता है, तो हाफ द्रव्यमान नहीं दिया है तो m का m रह जाएगा, u का मान 5/2 का स्क्वायर कर लो, 25/4 cos थीटा 1/√5, तो 1/5, 50/25, 5m/4 गुना 8, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा। चलिए मिला लीजिए फटाफट। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये प्रोजेक्टाइल आपका खत्म हो गया, सर्कुलर मोशन आज से स्टार्ट किया जाएगा। चलो देखो ध्यान दो, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ध्यान दो, वृत्तीय गति एकदम ध्यान से समझना है, और आगे जो भी ध्यान से मतलब जो भी बात बताएंगे ध्यान से सुनना, क्योंकि जीवन में कुछ याद रहे या ना रहे, पर अभी जो बताएंगे वो याद रहना चाहिए। समझ में आए, नहीं तो जीवन को हम जटिल बना देंगे और बहुत मार मारेंगे। ध्यान देना। वृत्तीय गति क्या मतलब आप सबको ही जानते हैं कि एक वृत्ताकार पथ हो, एक वृत्ताकार पथ हो, और इस पथ पर कोई भी कण अगर गति कर रहा हो तो वो वृत्तीय गति है। तो इतना आसान सवाल नहीं रहेगा कि वृत्तीय गति क्या है, इसमें बहुत ही जटिलता है। तो एक एक बात को ध्यान से सुनोगे तो बुझाएगा, तनियों सा बीच में इधर उधर हुआ सब बेकार हो जाएगा, आओगे और जाओगे बस। तो ध्यान से समझना, अगर कोई कण इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट को अगर ए मान लेते हैं, तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हम कौन सा दिशा लेते हैं। ऊपर क्या लेते हैं, उत्तर, ये दक्षिण, और इधर पूर्व लेते हैं और इधर पश्चिम लेते हैं। ये दिशा का बात ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कुछ बच्चे को कुछ अलग ही लग रहा होगा कि इधर कुछ अलग है, इधर कुछ अलग। अभी इधर कौन सा डायरेक्शन है, पश्चिम है, लेकिन हम इधर बनाए हैं पूरा, तो गलत नहीं ना लग रहा है, सही है। कागज पर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, कहीं पे भी बनाओ इसी तरह से बना करके समझना है। अब तुम्हें यहाँ ध्यान देना है कि अगर व्यक्ति इस जगह पर है और ये गति करना चाहता है इस तरह से, जैसे मेरी उंगली घूम रही है,
तो इस क्षण इसका मुंह का जो दिशा है वो पूरब की ओर होगा। और अगर वो गति करते हुए बिंदु यहाँ पर आ जाए और बिंदु बी पर आ जाता है, तब उस वक्त दिशा उत्तर की ओर होगा। और अगर बिंदु सी पर आ जा रहा है तो पश्चिम की ओर होगा, और डी पर आएगा दक्षिण। 4 केस आपको इसमें दिखाया गया, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो हर पल दिशा बदलेगी। ये बात समझ में आया? हम लोग इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो भी कण गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो घूमने के पीछे कारण क्या है। कारण को अगर समझोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। अब आपको दिमाग में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुझा रहा होगा, इनमें कारण के क्या बात है, गोल गोल घूम रहा है, बात खत्म। तो इतना नहीं सोचना है, इससे और हाई लेवल में सोचना है। ध्यान से समझना अब हम क्या बोल रहे हैं। आपको ये जानना है कि कोई चीज वृत्तीय गति क्यों करती है। तो पहला सवाल आपके लिए, देखते हैं कितने लोग सोच के बता पाते हैं। आप जानते होंगे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, गोल गोल घूमती है। तो सवाल यही है कि क्यों घूमती है। जवाब आपके पास है तो बताइए, अन्यथा हम बताएंगे। कोई बता सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, अभी देखो गोल गोल घूमने का बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तुमको दिए कि यहाँ पर मान के चलो कि सूर्य है, तो इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। क्वेश्चन है क्यों, क्यों घूमती है, इसके पीछे आपके जो भी रीजंस है वो बताने हैं। आप ये पढ़े हो, इसके अलावा केमिस्ट्री में परमाणु पढ़े हो, तो यहाँ पे होता है नाभिक और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, और ये भी गोल गोल घूम रही है, क्यों। और कोई सवाल है तुम्हारे पास जो गोल गोल, अभी फिलहाल दो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्यों घूमती है। एक और सवाल, पृथ्वी अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। क्वेश्चन है क्यों, क्यों घूमता है, ऐसे गोल गोल क्यों घूमता है। काहे नहीं कबो मन करता है कि सीधे निकल जाता कबो घूमने घूमने के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता। कोई बंदा, कोई भी बाबू लोग, जो भी आप लोग पढ़े, आपके पास जो भी नॉलेज है, आप अपने से सोच करके इसमें से कोई एक प्रश्न चुन लीजिए और उसका जवाब हमें बताइए कि क्या आंसर हो सकता है। खड़ा हो जाइए और सोच के बताइए। घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, गलती होगा तो होगा, हम बताएंगे। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अभिकेंद्रीय बल लगता है। सुनिएगा आप लोग सब कोई, इन्होंने जवाब दिया अभिकेंद्रीय बल। मन में एक और सवाल उत्पन्न हो गया, ये अभिकेंद्रीय बल क्या है, ये बताइए। आप बताइएगा, बताइए। डिस्कशन जितना ज्यादा होगा उतना नॉलेज निखर के आएगा। बट आप क्या कहना चाह रहे हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में, बताइए। अच्छा, मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए हम ये मान लिए कि जो केंद्र है और ये वस्तु जो भी है, इसके बीच एगो बल लगता है, वही बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। कौन बल लगता है अभी नहीं मालूम है। मन की संतुष्टि के लिए कि हाँ ये मान लिए कि एक बल लगता है। बैठो, तुम्हारे पास इसका जवाब है, पर तुम खुद नहीं जान रही कि ये अभिकेंद्रीय बल में दोनों के बीच एक बल लगता है, पर वो कहाँ से बल आया, कौन लगाता है बल। आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, दुनिया में सिर्फ 4 बल। कौन है वो बल। दुनिया में सिर्फ 4 बल। एक नाभिकीय बल, जो कि 2 वैरायटी का होता है, एगो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एगो वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन दोनों को साइड करो, इनका तो बातें अलग। ये सारी चीजें नाभिक के अंदर होती है। और बाकी 2 बल बच गए, इनके बीच ग्रेविटी होता है। यहाँ पे ग्रेविटी होता है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा बात किए कि इनके बीच क्या पाया जाता है,
ग्रेविटी के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ बताइए बाबू। खींचती रहती है। बहुत अच्छा, इनके बातों से कितने लोग सहमत हैं, सुने हैं आप लोग? आए, द्रव्यमान अधिक होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा जोर से खींचता है इसको। तो फिर न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी दोनों बराबर बल से खींचते हैं। फिर यहाँ झमेला हो गया कि अगर ये ज्यादा जोर से खींच रहा है तो इहो काहे नहीं खींच रहा है, यह काहे नहीं नचा दे रहा है सूर्य को, तो ज्यादा बल लगा रहा होगा। इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये ज्यादा बल लगा रहा होगा। इसका यह सब झमेला गड़बड़ है भाई। इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये ज्यादा जोर से खींचेगा, इसका द्रव्यमान कम है इसलिए कम जोर से खींचेगा, यही ना? यही तो गलत कर रहे हो, यही तो गलत पढ़ लिए हो। अब सुनना ध्यान से, हम इसीलिए जानना चाह रहे थे कि आप सभी बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो इसके प्रति। अब ध्यान से सुनना, पीछे जो पढ़ा है वो भुला जाओ, अब हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो ध्यान से। सबसे पहले, दो गो बल कहीं भी लगे जीवन में आज के बाद, दो ठो बल कभी भी लगे दो वस्तुओं के बीच, स्वतंत्र रूप से दो वस्तु हो और दोनों एक दूसरे को या तो खींच रहे हो या फिर धकेल रहे हो, ये याद रखना, युग्मित बल माने जोड़ा बल हमेशा बराबर बल लगाते हैं। कोई कितना बड़ा है और कितना छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बल अगर इस पे 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 10 लगाएगा, चाहे ये कितना हो बड़ा हो। बोलो, ये बात क्लियर हुआ सबको? यही न्यूटन का तो ग्रेविटी का लॉ है, दोनों बराबर बल लगाते हैं दोनों। और ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला भी तो है, G(m1 m2 बटा r²। बोलो, m1 अगर m2 पे लगा रहा है तो m2 भी तो m1 पे लगा रहा है, और दोनों फॉर्मूला में अपना बराबर का स्थान रखा है, दोनों में गुना रखा है। तो इसलिए याद रखना है, युग्मित बल के परिमाण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दो वस्तुएं जब भी बल लगेंगे तो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हमेशा बराबर। अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बताओ, एक इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो क्या फर्क पड़ता है? इसके बीच लगने वाले बल बराबर होंगे या अलग अलग होंगे? बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं ना है? एक एक चीज को हम जोड़ते जाएंगे और आपको दम ध्यान से सुनना है। फिर देखिए, ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपका सबसे पहला सवाल यही था, क्यों घूमता है ये? इसको अगर आज समझ गए तो आज का क्लास एकदम क्लियर हो जाएगा। आज का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई चीज गोल घूमता ही क्यों है, रीजन क्या है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से अब सुनेंगे। चलिए, इस पर हम इसके कारण पर बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले सीधा जो गति करता है उसकी हम बात करेंगे। ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति सीधे रास्ते पर गति कर रहा है या कोई वस्तु है जिसको वो धक्का दे रहा है, इधर की तरफ धक्का दे रहा है और इसकी दिशा पूर्व दिशा है, अगर कोई बंदा इसको 10 न्यूटन से बल लगा करके धक्का दे रहा है तो ये पूरब जा रहा है। 10 न्यूटन यहाँ लगा रहा है, खींच के ले जा रहा है, तो हर पल वो 10 न्यूटन लगा रहा है, हर पल 10 न्यूटन लगा रहा है, वो पूरब दिशा में चलते जा रहा है। दो चीजें हैं, एक बल का मान, एक है बल का मान और एक है बल की दिशा। दोनों पर ध्यान लगाना, क्या चीज हम बता रहे हैं तुमको। एक बल का मान है 10 न्यूटन, एक बल की दिशा है पूरब दिशा। क्या दोनों बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो यहाँ हमने एक बहुत अच्छा बात सीखा कि दिशा नहीं बदले और हम बल लगाते जाएं तो वो सीधा ही गति करेगा, और वो गति जो होगी वो सरल रेखा में गति होगी, एक रैखिक गति होगी, वृत्तीय गति नहीं होगी। हम लोग वृत्तीय शब्द का इस्तेमाल, आपको पता है वृत्त का मतलब होता है वक्र रेखा। वो वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा,
वृत्त तो एक नाम दे दिया गया कि एकदम गोल एक पथ हो, एकदम गोलाकार एक पथ हो, तो उसको हम वृत्त कहते हैं। आप सोचिए कि इसे अगर गोलाकार घूमना है या अपना रास्ता चेंज करना है, तो बल का मान बदले या ना बदले, दिशा बदलना चाहिए। बात समझ में आया? दिशा बदलना होगा। अब सोचो तुम इसको इधर खींच रहे हो और इसकी दिशा बदलना चाहते हो, दिशा बदलना चाहते हो। अगर वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया है, तुम चाहते हो तनी सा हेने खींच ले का इसको, तो खींच ले मतलब कि बल लगाना होगा। यहाँ तुम बल लगाओगे, और ध्यान देना खींचने के लिए तिरछा भी खींच सकते हो, समझ में आया? लेकिन आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो आगे चल करके नेक्स्ट जो हम गति का नियम पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, बहुत काम करेगा। ये बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, भारी से भारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। दो गो गति याद रखना, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर चाहे नीचे, और क्षैतिज मतलब आगे या पीछे। इन दोनों गतियों में गति होने के लिए बल की आवश्यकता है, बल लगेगा तो गति होगी। अब आपको हम जो बोल रहे हैं लाइन एकदम दिमाग में फिट करो कि क्षैतिज पर अगर कोई बल लग रहा है, क्षैतिज दिशा में कोई बल लग रहा है क्षैतिज गति कराने के लिए, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर गति कराने के लिए, तो ऊर्ध्वाधर का प्रभाव क्षैतिज पर नहीं पड़ता और क्षैतिज का प्रभाव ऊर्ध्वाधर पर नहीं पड़ता, दोनों स्वतंत्र होते हैं। फिर से एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये वस्तु आगे हम ले जा रहे हैं, दिमाग पर दम बैठाना बात बहुत महत्वपूर्ण बात है फिजिक्स का। ये अगर कोई चीज ऐसे गति कर रहा है क्षैतिज दिशा में, हमने कहा कि इस पर 10 न्यूटन बल लगाए, प्रैक्टिकल किया हुआ चीज है, 10 न्यूटन का बल लगाए, ये चल दिया। सोचो पृथ्वी का ग्रेविटी नहीं है, मान लेते हैं, कल्पना करो कि पृथ्वी में ग्रेविटी नहीं है, क्लियर है? ये कितना न्यूटन से जा रहा है? इतना बुझा रहा है। मान लो अंतरिक्ष में ये गति हो रही है, ये 10 न्यूटन से गति किया, 10 न्यूटन का बल लगाए, इस पे 10 न्यूटन काम कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अचानक से किसी ने ऐसे बल लगा दिया, ऐसे लंबवत, और 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का, बताओ कहाँ जाएगा वस्तु? वस्तु कहाँ जाएगा? तो ध्यान देना, हमने क्या बोला है, तुमको लगेगा कि अरे ऊपर चला जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, ऐसा गति करते रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये आगे भी 10 न्यूटन से जाएगा और ऊपर भी 5 न्यूटन से, कुछ इस टाइप का गति होते रह जाएगा, ऊपर जाते रह जाएगा। देखो हर कदम ये आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ ऊपर भी जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर 5 न्यूटन से जाएगा और आगे 10 न्यूटन से जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या 10 का प्रभाव 5 पे पड़ा या 5 का प्रभाव 10 पे पड़ा? नहीं पड़ा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हमने अभी तक 2 बातें बहुत जबरदस्त चीजें आपको बताई। एक चीज मैंने ये बताया कि आपको 2 वस्तु दिया हो और दोनों के बीच बल लग रहा हो, तो वस्तु चाहे कितना हो बड़ा हो, दोनों बराबर बल लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट 12 क्लास में भी बहुत काम आएगा, इसे याद रखना बढ़िया से। और दूसरा आज का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि क्षैतिज बल का प्रभाव ऊर्ध्वाधर बल पर नहीं पड़ता और ऊर्ध्वाधर बल का प्रभाव क्षैतिज बल पर नहीं पड़ता। हम तुमसे पूछ दें, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में लगा, अगर कुछ पल बाद हम 5 न्यूटन का बल लगा देंगे तो 10 न्यूटन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं, अपरिवर्तित। बोलो क्लियर हुआ एकदम? अब सुनो बहादुर लोग, हम लोगों को ये सवाल का जवाब ढूंढना है, क्यों होता है ऐसा। तो इसके लिए अभी तक हम लोग बहुत बेहतरीन 2 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ये पूर्व दिशा में जा रहा था, हम इसके रास्ता को बदलने के लिए कुछ पल के लिए इस पर एक बल लंबवत लगाए। समझ में आया? लंबवत लगाने से इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा बदल जाएगी। क्या 10 न्यूटन का जो बल लगाए हैं वो चेंज होगा?
केवल क्या बदलेगा? तो बोलो, लंबवत बल लगाने से बल माने दिशा बदलता है कि जो पहले बल था उसका मान बदलता है? दिशा बदलता है। अगर उसी वक्त फिर से इस पर, अब ये इधर आना चाह रहा था, फिर उसी वक्त इस पर लंबवत बल लगा दें तो फिर दिशा बदलेगा। अब आप लोग 10 क्लास के स्पर्श रेखा वाला बात पर आइए। 10वां अध्याय में आप पढ़े थे, वृत्त चैप्टर पढ़े थे, वो अब आज बहुत काम आएगा। आप लोग पढ़े थे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, पढ़े थे ना? वो बहुत काम आने वाला है, ध्यान दीजिए। कोई वस्तु अगर आगे गति कर रही है, आप सोचिए जरा, मान लेते हैं कि पृथ्वी अगर गोल नहीं घूम रहा है तो सीधा ही मान के चलो। मान लेते हैं कि पृथ्वी फिलहाल इधर आना चाहता है, इधर आना चाहता है, ठीक है। अब ये इधर आना चाहता है, नहीं आया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के गोल हो गया, ऐसे वृत्ताकार पथ धारण कर लिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के पास द्रव्यमान था। द्रव्यमान होने के वजह से इनके पास एक शक्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान वाली चीजों में होता है। तो द्रव्यमान सूर्य में भी है, द्रव्यमान पृथ्वी में भी है, इनमें सिर्फ खींचने की शक्ति होती है, प्रतिकर्षित करने की शक्ति नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। समझ पा रहे हो? अब ध्यान दो कि अगर पृथ्वी यहाँ है और सूर्य यहाँ है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब बताइए, आकर्षण बल अगर लगा तो पृथ्वी को सूर्य और सूर्य को पृथ्वी खींचा, दोनों खींचा, ठीक है। जिस तरह से एक धागा होता है और धागों के बीच में, जैसे मेरी एक उंगली हो गई और एक धागा हो गया और एक पत्थर हो गया और उसको हम नचा रहे हैं। अगर हम उंगली को नचाएंगे तो पत्थर भी नाचेगा और डोरी में तनाव आ जाएगा। दोनों में इंटरेस्टिंग चीज कि सूर्य अपने जगह पर ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं कि सूर्य रुका हुआ है, सूर्य अपने जगह पर घूमता है। इसको एक धागा समझ सकते हो, और धागा का काम कौन कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण। और ये धागा किसको खींच रहा है? पृथ्वी को खींच रहा है, अपनी ओर खींचा। लेकिन पृथ्वी का चाल तो फिक्स है। अब पृथ्वी जिस चाल से चल रहा है वो अपना चाल से चल ही रहा था, लेकिन इस तरफ एक बल लगा, और बल इसी जगह पर नहीं, पृथ्वी जहां जहां जा रहा है वहां वहां पृथ्वी को ये क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि लंबवत खींच रहा है कि किसी और कोण पर खींच रहा है? तो आंसर है लंबवत, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। लंबवत खींचने से दिशा बदलता है कि नहीं? बदलता है। अगर दिशा बदलता है तो इसके मान में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दिशा लगातार बदलते गया कि नहीं? और लगातार किसी वस्तु की दिशा आप बदलिएगा तो जो रास्ता बनेगा वही तो वृत्त है। बात समझ में आया? तो वृत्तीय गति होने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि केंद्र की तरफ एक ऐसा बल लग रहा है जो सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर रहा है? दिशा को चेंज कर रहा है, मान को नहीं। दिशा को चेंज करने वाला जो बल होता है, दिशा को चेंज करने वाला जो बल होता है, उसी का तो नाम है अभिकेंद्र बल। क्या तुम्हें मालूम था कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तुम्हें सिर्फ इतना मालूम था कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में एक अभिकेंद्र बल लग रहा है जिसके वजह से ये वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन क्या आप अभिकेंद्र को जानते थे कि अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है? तो अधूरा ज्ञान इसी को कहा जाता है बाबू लोग। डेफिनेशन पढ़ लेने से पूरा डिटेल नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, एकदम बढ़िया से समझिए। अब बताइए, आपसे कोई पूछे कि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कब करती है, तो जब आप उसके परिमाण में बदलाव करो या ना करो, लेकिन दिशा में लगातार बदलाव कर दो तो वो कौन सा रूप धारण कर लेगा?
और दिशा में बदलने वाले, दिशा को लगातार बदलने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। आए, आप टेंशन फ्री रहिए, वो ठीक है, वो लो बैटरी लिख रहा है लेकिन वो बन रहा है, ठीक है, उससे टेंशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ बाबू लोग, कारण मिल गया, कारण मिल गया तो आइए यहाँ बताइए, नाभिक पर कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे हुआ ना आकर्षण बल, तो यहाँ दिशा को कौन बदल रहा है? आए? नहीं समझे, यहाँ पर दिशा को बदलने वाला था गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। यहाँ को मतलब दिशा को बदलने वाला था विद्युत बल। कौन था बल? विद्युत बल, मतलब आवेश के बीच बल लगे तो विद्युत बल। यहाँ कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। बोलो, यहाँ पर कौन सा बल है? अब बताओ, अभिकेंद्र बल असल में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर अभिकेंद्र बल विद्युत बल, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। डोरी में जो पत्थर डालने थे, ऐसे घुमा रहे थे, वो कौन सा बल? तनाव। डोरी में जो बल होता है वो तनाव बल, टेंशन फोर्स। समझ में आया? नहीं, याद रखना। अब सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात, अगला जो मैटर बता रहे हैं। अभिकेंद्र बल कोई ओरिजिनल, कोई वास्तविक बल नहीं होता है। सबसे पहला चीज कि अभिकेंद्र बल कोई बल नहीं होता, कोई ऐसा बल जो रूप अपना बदल ले। जैसे ग्रेविटी का काम है दो वस्तुओं को एक दूसरे से आकर्षित करना, बस यही चीज यहाँ पर आकर्षित नहीं करके से केवल ये क्या कर रही है? दिशा को बदल दे रही है। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस रूप में बदल गया? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कोई ऐसा अलग से बल नहीं है। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल ही रूप धारण कर लेता है अभिकेंद्र बल का, और डोरी में तनाव बल जो होता है वो अभिकेंद्र बल का रूप धारण कर लेता है, और विद्युत बल जो है यहाँ पर रूप धारण कर ले रहा है किस चीज का? अभिकेंद्र बल का। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? तो विद्युतीय गति क्यों होती है, ये कारण समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अब विद्युतीय गति को बहुत डिटेल में समझना है अगर, तो इसके कुछ टर्म को, कुछ भाषा को बढ़िया से समझना होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि विद्युतीय गति क्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। कुछ इसके टर्म है जिसको आपको आज लिखना भी होगा थोड़ा सा। पहले तो विद्युतीय गति क्या है ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दे दिए हैं विद्युतीय गति, दे दीजिए। विद्युतीय गति, बोलें विद्युतीय गति में लिखिएगा। बोलें, लिखिए। यदि कोई कण, यदि कोई कण, यदि कोई कण विद्युतीय पथ पर, विद्युतीय पथ पर, विद्युतीय पथ पर एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से गति कर रही हो, गति कर रही हो, तो उसकी दिशा, तो उसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, तो उसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इस गति को समरूप विद्युतीय गति कहते हैं। इस गति को
समरूप वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति कहते हैं। अथवा वृत्तीय गति कहते हैं। अथवा वृत्तीय गति कहते हैं। अथवा वृत्तीय गति कहते हैं। आए बोलिए। देखिए लिखवाए हैं एक समान चाल। चाल क्यों लिखवाए, वेग काहे नहीं लिखवाए बताइए। चाल बोलने का मतलब हुआ हम सीधे सीधे मान के बारे में बोल रहे हैं, दिशा के बारे में नहीं। समझ में आया? अगर वेग रहता तो दिशा और चाल दोनों हो जाता। तो इसलिए हम एक समान चाल से बोले, मतलब 40 से चल रहे हैं तो 40 से रह रहा है, लेकिन दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसे आप समरूप वृत्तीय गति कहिए, और नहीं तो मन है तो केवल क्या कहिए, वृत्तीय गति। ये बात क्लियर हो गया। इस फिगर को आपको बना लेना है। अगर जिन्हें दिशा के बारे में जानकारी नहीं है तो ये भी बनाएंगे, नहीं तो ये वाला बना लीजिए। हो गया। चलिए अब आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वृत्तीय गति होने का कारण। वृत्तीय गति होने का कारण, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वृत्तीय गति होने का कारण। वृत्तीय गति होने का कारण। वृत्तीय गति होने का कारण, कारण लिख लिए, डैश देकर लिखिएगा। लिखिए एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से गति कर रहे किसी वस्तु पर, एक समान चाल से गति कर रहे किसी वस्तु पर, गति कर रहे किसी वस्तु पर लगातार, लगातार लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में, लगातार लंबवत दिशा में दिशा बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए दिशा बदलने के लिए यदि कोई बल लगाया जाए, यदि कोई बल लगाया जाए, यदि कोई बल लगाया जाए, यदि कोई बल लगाया जाए तो वस्तु वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। तो वस्तु वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। वस्तु वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे वास्तव में इन सभी बलों की दिशा, वास्तव में इन सभी बलों की दिशा, वास्तव में इन सभी बलों की दिशा एक निश्चित बिंदु की तरफ होती है। 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 तब हम इस बल को, तब हम इस बल को, तब हम इस बल को अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। 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 एवं इस बल के कारण, एवं इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को,
एवं इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। 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 सभी बच्चे एक बार ध्यान से समझेंगे फिर से जो आपने लिखा, मैंने जो समझाया वही लिखवाया। देखिए, कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करने के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर, ये एक वस्तु हो गया और ये वस्तु इस पर गति कर रही है। ध्यान दें, ये वस्तु कुछ इस तरह से गतिशील है, ये इस तरफ है गतिशील, ये इस तरफ गतिशील है, ऐसे गतिशील। ध्यान देंगे, ये गतिशील है तो इसकी चाल कुछ ना कुछ होगी। उस चाल को हमने क्या मान लिया, भी। और याद रखेंगे कि ये जो चाल है असल में ये सीधा रास्ता का चाल था। याद करो, मैंने एक सीधा रास्ता बनाया था, उसी के रास्ते को हमने क्या किया, बदल दिया। तो असल में ये सीधे रास्ते का चाल था, इसीलिए इसको रैखिक वेग के नाम से जानते हैं। समझ में आया? है तो वृत्तीय पथ पर, लेकिन वृत्तीय बनाए कैसे, लंबवत बल लगा के, तो ये तो रैखिक वेग बोला जाएगा। अच्छा, अब बताओ, इसे हम वृत्त पर लाने के लिए क्या किए, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाए। सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा, सेंटर की तरफ, असल में सेंटर की तरफ नहीं लगा, असल में हमने इसके लंबवत एक बल लगाया। और लंबवत जब बल लगाया तो ये तो अपना रास्ता मोड़ दिया, फिर बल लगाया, तो फिर जब बल लगाया तो उस वक्त तीर की दिशा जो थी वो इसी तरफ थी, इसी पॉइंट की तरफ। तो ये बताओ, एक निश्चित बिंदु हुआ कि नहीं, इस निश्चित बिंदु की तरफ ही सारा का सारा बल जितना हम लगा रहे हैं, इन सभी बलों का डायरेक्शन जो है वो किधर हो रहा है, एक निश्चित बिंदु की तरफ। इस निश्चित बिंदु की तरफ, इस निश्चित बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया। और ये जो बल लगा, ये जो बल लगा वो सब का दिशा एक ही जगह है, इसलिए इसी बल को हम लोग किस बल के नाम से जानते हैं, अभिकेंद्र बल के नाम से। अभिकेंद्र बल को इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसको और डिटेल में देखेंगे। तो इसीलिए सी से शुरू होता है, इसलिए हम सूचित करेंगे एफ सी से। ये सब क्या है, एफ सी, ये एफ सी है। बोलो, ये क्लियर हुआ? आगे के चैप्टर में सभी बच्चों को हम एक फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं, बल का फॉर्मूला, F बराबर ma। ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल करके, ये कैसे होता है, क्या होता है, इसका पूरा डिटेल देखेंगे, जिसमें a जो होता है वो त्वरण होता है। इसको ठेठ भाषा में समझो, जब किसी को धक्का दोगे, जब किसी को धक्का दोगे तो उसका चाल बदल जाएगा कि वही रहेगा, बदल सकता है। चाल बदलना मतलब उसमें त्वरण आ जाना, तो ये क्या है, त्वरण। अब बोलो, चाल बदल जाना, यही ना बोले हैं। सोचो, दिशा बदलेगा तो त्वरण होगा कि नहीं। जैसे बल लगाए, अच्छा दिशा खाली बदल दो किसी वस्तु पर बल लगा के, तो उसमें त्वरण हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो चलो डेफिनेशन पे आते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को, यही ना बोलते हैं। अगर वेग बदलेगा तो वेग कौन सा राशि, सदिश में मान भी होता है, दिशा भी होता है। बोलो, वेग बदलेगा तो मान भी बदलेगा, बदलेगा। खाली दिशा बदलेगा तो बोलो वेग बदलेगा कि नहीं, नहीं, इसी का ना हिस्सा है। अगर ये बदल दिए तो वेग भी बदल गया। अब बुझाया, तो वेग बदल गया मतलब दिशा बदलो चाहे मान बदलो चाहे दोनों बदलो, अगर तुम बदल दिया तो समझो कि वेग बदल दिया। समझ में आया? अब वेग बदल दिया तो त्वरण होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बुझाया? तो यहाँ पे बताओ कौन ऐसा बल है जो केवल दिशा बदल रहा है, सामने आंसर है। तो बोलो, इसका भी त्वरण होगा कि नहीं होगा। अच्छा, त्वरण की दिशा बल के दिशा में होती है कि किसी और दिशा में होती है,
बिल्कुल बल के दिशा में ही होगा। तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो भी तो इधर ही होगा। त्वरण को किस चीज से सूचित करते हैं? ए से, लेकिन यहाँ सूचित करेंगे ए सी से। समझ में आया? हाँ, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, ए सी हो गया, ये ए सी हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण, और इसे कहेंगे, ये जो है आपका, ये अभिकेंद्र बल। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अभी हम लोग और डिटेल आगे देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।